नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हसरत ऐसी चीज़ है, इच्छा, महत्वाकांक्षा, जो आदमी को आगे भी ले जाती है लेकिन एक और काम करती है। अगर वो महत्वाकांक्षा पूरी ना हो, वो हसरत पूरी ना हो, वो इच्छा पूरी ना हो, तो उसका कैदी बना देती है। आदमी को जो कुछ मिलता है वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाता। उसको हमेशा लगता है कि हमको चाहिए तो वो था लेकिन वो मिला नहीं। तो कितनी भी बड़ी चीज़ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसको हमेशा ये कमी खलती रहती है कि जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, जो उसकी हसरत थी, उसे हासिल नहीं हुई। वो इस अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी हसरत का इस कदर कैदी हो जाता है कि फिर उसको अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का, यथार्थ और कल्पना, इसका अंतर नहीं रह जाता। कुछ इसी दौर से गुजर रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार। शरद पवार 12 दिसंबर को इस साल 81 साल के हो गए। वानप्रस्थ का समय होता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, सनातन सभ्यता के हिसाब से। उस उम्र में भी अभी हसरत गई नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अब आप देखिए, वो कभी किसी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं, कभी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि दूसरा उनके लिए जो है कैनवेसिंग करेगा, उनके लिए प्रचार करेगा, उनका नाम आगे रखेगा। जैसे अगर आपने कभी गांव में, या पहले तो बहुत पहले शहरों में भी होता था, पंगत में खाना खाते थे नीचे लोग बैठकर, तो जिसको कुछ चाहिए होता था वो बगल वाले का नाम लेकर बोलता था कि अरे इनको सब्ज़ी, इनके पास नहीं, इनको सब्ज़ी दे दीजिए। तो उसका मतलब ये था कि सब्ज़ी देने वाला आएगा इनको, तो ये लेंगे या मना करेंगे, हम ले लेंगे। तो वही स्थिति शरद पवार की है। वो बराबर जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ढूंढते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनका नाम आगे हो। अब देखिए, सच्चाई में, वास्तविकता में, और जो है आपकी महत्वाकांक्षा है, जो इच्छा है, उसमें फ़र्क का भी अंतर होना चाहिए कि आप क्या हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। कि हम 5वीं पास करके पीएचडी बन जाएं, हम 5वीं पास करके एमबीबीएस हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं या इंजीनियर हो जाएं, अगर ये हमारी इच्छा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा किस तरह की है और उसके पूरी होने की संभावना कितनी है। इसीलिए कह रहा हूँ, एक्सीडेंट राजनीति में हो सकता है, बाकी जीवन के क्षेत्रों में तो उस तरह से नहीं होता। राजनीति में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं। इंद्र कुमार गुजराल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनके पास अपने अलावा किसी और एमपी का समर्थन नहीं था, प्रधानमंत्री बन गए। तो मैं उन वाकयों की बात नहीं करता, उसकी बात नहीं करता, वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन था और उस दिन पार्टी ने जो समारोह मनाया उसमें कहा गया कि शरद पवार को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी काम करेगी। बड़ी अच्छी बात है, सदिच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी हैसियत का भी तो अंदाज़ा होना चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले ही एनसीपी के लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। अब आप देखिए, वो एक विज्ञापन आता था एक हकीम साहब के बारे में कि मिल तो लें, वैसे ही प्रधानमंत्री मिल तो लें, ये हालत हो गई है विपक्ष में। राहुल गांधी अलग जोर लगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा जोर सोनिया गांधी लगा रही हैं। उनके जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य बचा है कि किसी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर स्थापित कर सके, और वो सपना, उनका प्रयास पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए वो राहुल गांधी से आगे कुछ देखने को तैयार नहीं। उनके लिए कांग्रेस के अस्तित्व का तभी तक अर्थ है जब तक वो ये इस बात का इंस्ट्रूमेंट बनी रहे कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती है। अगर नहीं बना सकती है तो ऐसी कांग्रेस डूब जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसी ओर जा रही है कांग्रेस। लेकिन आज बात शरद पवार की हो रही है। शरद पवार को देखिए, उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाया कि वो किसी सिद्धांत को नहीं मानेंगे। सत्ता उनके लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो उनके नियम का अपवाद है, इसके उदाहरण आपको उनके पूरे राजनीतिक जीवन में दिखाई देंगे। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो है अपने नेता वसंत दादा पाटिल से बगावत की और उसके बाद जो है अलग पार्टी बना ली, और ये काम वो करते रहे हैं।
2-3 बार कांग्रेस से निकल चुके हैं। आखिरी बार कांग्रेस से वो निकले थे 1999 में। 20 मई 1999 में शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, इन 3 लोगों ने मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी जो विदेशी मूल की हैं, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं है। कोलकाता के प्लेनरी सेशन में 1997 में सोनिया गांधी को पहली बार कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई और उसके 62 दिन बाद, सिर्फ 62 दिन बाद वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। तो उस समय ये मुद्दा बड़ा गर्म था कि भाई उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ काम करने का अनुभव नहीं है, कैसे इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी का जो है अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सवाल तो जायज़ था। इन तीनों नेताओं ने जब कांग्रेस कार्य समिति में ये मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई, तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया 20 मई 1999 को। 25 मई 1999 को शरद पवार ने और बाकी दोनों नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब आप देखिए 25 मई 1999, 20 मई 1999, इन 2 तारीखों को याद रखिए। 20 तारीख को निकाले गए किस मुद्दे पर? सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के विरोध के मुद्दे पर। 25 मई को नई पार्टी बनाई। मई से अक्टूबर, मुश्किल से 4-4.5 महीने में महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के लिए उसी कांग्रेस से जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, शरद पवार की पार्टी ने समझौता कर लिया और कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार बनी। कोई गुरेज नहीं। उस समय विदेशी मूल की हैं सोनिया गांधी की, देशी मूल की हैं, ये सब मुद्दे गायब हो गए। सिर्फ 4.5 महीने लगे शरद पवार को ये भूलने में कि किस मुद्दे पर वो कांग्रेस से बाहर आए थे। अगर कांग्रेस से मिलकर ही सरकार बनानी थी, अगर सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए ही कांग्रेस से समझौता करना था, तो फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का औचित्य क्या था? लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और फिर उससे समझौता कर लिया और 2004 में जब केंद्र में सरकार बनने की स्थिति आई कांग्रेस के नेतृत्व में, तो वो यूपीए में शामिल हो गए और केंद्र में मंत्री बन गए। तो शरद पवार के लिए सत्ता सब कुछ है। सत्ता के बिना रहना उनको उसी तरह से उनके लिए है जैसे पानी के बिना मछली, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, राजनीति एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको इटर्नल ऑप्टिमिस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इटर्नल ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं तो राजनीति में नहीं रह सकते। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये 12 दिसंबर का वाक़या है, शरद पवार के जन्मदिन का, जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अब इसके लिए काम करेंगे। तो तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि जब 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र का नेता क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं शरद पवार, राष्ट्रीय नेता हैं। मोदी तो जब मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी ने बनाया तब राष्ट्रीय नेता भी नहीं थे। ये तर्क है एनसीपी का। वही आप देखिए, ये तो इच्छा हुई आपकी, उसके अनुसार आपने ये तर्क गढ़ा। वास्तविकता क्या है? प्रदेश से ही शुरू करते हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 2014-2019 दोनों चुनाव में बीजेपी जीती। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनसीपी कितनी जीती? दहाई में भी आंकड़ा नहीं। तो 4 सीट 5 सीट लोकसभा की लेकर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये सही है, लेकिन उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी उस समय की खराब हालत में भी 2012-13 में 112 से ज़्यादा लोकसभा सदस्य थे और कई राज्यों में सरकार थी। तो तुलना करना कि एक मुख्यमंत्री इतने कम लोकसभा सदस्यों वाले राज्य का बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, या हमारे नेता क्यों नहीं बन सकते, इसको हास्यास्पद कहा जा सकता। उसके अलावा इसके लिए कोई शब्द नज़र नहीं आता। तो शरद पवार की ये जो हसरत है प्रधानमंत्री बनने की,
वो ऐसी है कि 81 साल की उम्र में भी जाती नहीं। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, नहीं लड़े, राज्यसभा में हैं। इसके बावजूद लोगों से, अब पार्टी के लोगों से मिलना जुलना कार्यकर्ताओं से कम हो गया है स्वास्थ्य की वजह से। इसके बावजूद ये इच्छा इतनी बलवती है कि जो ज़मीनी सच्चाई है वो देखने को तैयार नहीं है। अब हाल ही का उदाहरण मैंने कल जिक्र किया था एक वीडियो में कि महाराष्ट्र में एमएलसी की 6 सीटों के लिए चुनाव हुए, 6 में से 4 बीजेपी जीत गई, जबकि एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो गठबंधन है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उसके संयुक्त उम्मीदवार थे, मतलब एक ही उम्मीदवार था, तीनों पार्टियां समर्थन कर रही थी, तब भी बीजेपी 6 में से 4 सीटें जीत गई। तो महाराष्ट्र जो है हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और आप जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने का तो सबको अधिकार है, लेकिन उन लोगों को क्या जो राजा को बताने को तैयार नहीं है। आपने भी कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, पूरे शहर में घूम रहा था और राजा निर्वस्त्र था, लेकिन उसके चमचे, उसके प्रशंसक और उससे डरे हुए लोग, किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजा को कह सके कि वो निर्वस्त्र है। एक बच्चा था, उसने देखा और हंस पड़ा, बोला राजा तो नंगा है। तब राजा को पता चला, लौटकर महल में आया, शीशे में देखा तो उसको पता चला। तो वही हालत बना दी है शरद पवार की उनके प्रशंसकों ने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, कि 5 सीट लोकसभा की लेकर वो कह रहे हैं कि अगले चुनाव में ऐसा चमत्कार होगा कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अकेली अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो मेढक तोलना आसान है, विपक्षी एकता बहुत कठिन है। देखिए, विपक्षी एकता की ये जो बात होती है, इस पर कई बार मैं कई तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज एक और दृष्टिकोण से बताता हूँ कि देखिए, कांग्रेस जब 67 में 1967 में कमज़ोर हुई, तब संविद सरकारों का दौर चला 2-2.5 साल का। संविद यानी संयुक्त विधायक दल उसका नाम दिया गया। संयुक्त विधायक दल में कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों के नेता थे। उसमें समाजवादी भी थे, स्वतंत्र पार्टी के भी लोग थे और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लोग थे, जनसंघ के लोग थे, वामपंथी दलों के विधायक थे। इनको मिलाकर, सबको मिलाकर सरकारें 9 या 10 राज्यों में बनी थी, चल नहीं पाई, यानी सत्ता भी जोड़कर नहीं रख सकी। फिर आया 1977, इमरजेंसी के बाद का चुनाव, इतना बड़ा मैंडेट मिला, पूरा देश जो है विपक्ष के साथ खड़ा था, कांग्रेस के विरोध में खड़ा था। उस समय जो मैंडेट आया उसमें लग रहा था कि अब इंदिरा गांधी की वापसी शायद कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन 2.5 साल बीतते बीतते ऐसी लड़ाई हुई आपस में कि पूरा कुनबा बिखर गया और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। फिर 1989 फिर से जो है विपक्ष की एकता हुई, जनता दल को सफलता मिली, भाजपा और लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 11 महीने भी सरकार नहीं चली। तो ये विपक्षी एकता से बनी सरकारों का ये हश्र हुआ कि इनको सत्ता भी जोड़कर नहीं रख पाती। क्यों नहीं रख पाती? महत्वाकांक्षा, नेताओं की महत्वाकांक्षा। क्योंकि कोई अपने को दूसरे से कम नहीं समझता, कोई दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। जनता पार्टी में जिसका गठन करवाया, जिसके पीछे नैतिक बल था जयप्रकाश नारायण का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, वो भी उस पार्टी को बचा नहीं सके, एक नहीं रख सके। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, इन 3 के बीच जो महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी, प्रधानमंत्री बनने की जो हसरत थी तीनों की, उसके कारण पार्टी टूट गई। तो केवल अगर कोई सैद्धांतिक, कोई विचारधारा का आधार नहीं होगा तो नतीजा यही होगा। केवल महत्वाकांक्षा के लिए तात्कालिक रूप से, जिसको कहते हैं ना युद्ध के समय सीमा पर जो होता है सीज फायर, युद्ध विराम, वो थोड़े समय के लिए होता है और फिर से वही फायरिंग और एक दूसरे पर हमला शुरू हो जाता है। उसी तरह का विपक्षी एकता का मामला है। थोड़े समय के लिए जब ये लगता है कि अब सब नहीं मिले तो ख़त्म हो जाएंगे, तो मिल जाते हैं,
और जैसे ही जो है उसका फ़ायदा मिलता है, यानी सत्ता मिलती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी अवधारणा है जो कभी सिरे नहीं चढ़ने वाली है। 1998 में बीजेपी ने अपने कोर इश्यूज छोड़कर गठबंधन बनाया, 1999 में भी बनाया चला वो, जो 6 साल का समय था। उसके बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि ये गठबंधन की सरकार, जहां वैचारिक मेल नहीं है, कोई बेमेल दलों का गठबंधन ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता, उसको बचाकर रखना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप जितने दिन चलाते हैं उतने दिन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर समय आप ब्लैकमेल होते हैं। आप देख लीजिए 2004 से 14 का, चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, 1998 से 2004 तक का अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब का कार्यकाल देख लीजिए। जो सहयोगी दल थे वो सब लगातार ब्लैकमेल करते रहे, और इसी कारण जो है ये समझ में आया बीजेपी को कि अगर अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे तो हमारी विचारधारा जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और विचारधारा के कारण जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। ये 2004 से 2014 के बीच में दिखाई दिया। जैसे ही विचारधारा को लेकर प्रतिबद्ध व्यक्ति, विचारधारा को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाला व्यक्ति आया, नेता आया नरेंद्र मोदी के रूप में, आप देखिए बीजेपी कैसे उठ के खड़ी हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा लिए दिल्ली में घूम रहे हैं लोग, इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनकी एकता पहली बात तो होगी नहीं, हो जाए तो टिकेगी नहीं। तो इसलिए जो है शरद पवार को, ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, अखिलेश यादव को, तमाम लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की जितनी बातें होती हैं उनको सुनिए, थोड़ी देर उसका मज़ा लीजिए और भूल जाइए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।